हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज़ तनु शुक्ला। आज के वीडियो में हम ईवीएस पेडागोजी को डिस्कस करने वाले हैं और जो ये ईवीएस पेडागोजी का सेशन है ये हमारा लास्ट सेशन है। इसके बाद हमारा ईवीएस पेडागोजी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो जो आज का क्वेश्चन पेपर है वो 16 दिसंबर जब पेपर स्टार्ट हुआ था, पहले दिन का ये पेपर है और आज के बाद हमारा ईवीएस पेडागोजी ख़त्म हो जाएगा। और अब हम आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं पहले सीडीपी वाले सेक्शन को पूरा करवाऊँ या फिर मैं मैथ पेडागोजी को स्टार्ट कर दूं। तो अभी हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप अगर अपना सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो मैं जैसे अपने हिसाब से करती हूँ मैं कर लूँगी। तो आज के क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है? तो आपको एकदम थीम जितने भी हैं आपको एकदम रटा होना चाहिए। 6 थीम के नाम आपको रटे होने चाहिए। तो वहाँ से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया भी है, 5 मिनट की वीडियो है, अगर आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। यहाँ पे थीम और सब थीम की बात हो रही है। तो भोजन एक थीम है, पौधा और जानवर ये सब क्या है, ये सब थीम है। फैमिली एंड फ्रेंड वाले में ये सब थीम है। यहाँ पे हमें थीम को पहचानना है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अगला है कि परिवार और दोस्त हो गए, भोजन हो गया, पानी हो गया और यात्रा हो गया। तो परिवार और दोस्त जो है वो थीम होता है, भोजन भी थीम है, पानी भी है, यात्रा भी है, आवास भी है, थिंग्स वी कैन मेक एंड डू। तो ये सारे जो 6 थीम हैं, 6 थीम कौन कौन से हैं? पहला तो यहाँ पे देखिए परिवार और दोस्त के अंतर्गत ही पौधे, जानवर ये सब आते हैं। उसके बाद दूसरा हो गया भोजन हो गया, तीसरा पानी हो गया, चौथा यात्रा हो गया, पांचवा जो है वो आवास हो गया और छठा जो है वो चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं। तो 6 थीम आपको याद होने चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि इसमें चारों थीम के नाम दिए गए हैं। और यहाँ पे पौधा जो है वो सब थीम हो जाएगा, थीम नहीं है ये। और अगला है कि वर्क एंड प्ले, ये भी सब थीम है, थीम नहीं है। तो आपको मैंने बता दिया आपके लिए थीम कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले भी जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर कराए उसमें भी थीम से क्वेश्चन आए हुए थे और यहाँ पर भी आपको थीम से क्वेश्चन देखने के लिए मिला। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के अच्छे तरीके क्या है? पोर्टफोलियो बनाने के अच्छे तरीके जो हैं वो क्या हैं? तो एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना, शिक्षार्थी से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना, एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन क्या है कि एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना। तो पहला जो है वो बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का नहीं करना है। यहाँ पे अगर विशिष्ट वाले चीज़ को हम शामिल कर रहे हैं तो हम सभी वस्तु को शामिल नहीं कर सकते। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि कुछ विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना। दूसरा है कि शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना, तो सभी वस्तु का चयन नहीं किया जाएगा। तो बी ऑप्शन तो नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। अब हमें सी पे जाना होगा। सी क्या कह रहा है कि शिक्षार्थी से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना, ये बात बिल्कुल ठीक है। एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना, तो क्या है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ए, सी और डी जो है वो क्या है, आंसर हमारा होगा। अब आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। तो आपको पोर्टफोलियो आपने जहाँ पर भी लिखा होगा तो वहाँ पे आप डालेंगे कि शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के अच्छे तरीके क्या हैं, और उसमें इन 3 ऑप्शंस को आप उसमें लिख देंगे और उसको एग्जाम से पहले एक बार पढ़ लेंगे। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के बारे में सही है। तो ईवीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। बात तो ठीक है, लेकिन इसमें साइंस भी है, सिर्फ सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण ही नहीं है, उसमें साइंस भी है। अगला है कि ईवीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण का एकीकरण है। अगला क्या है कि ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण है। इसमें यहाँ पे डी ऑप्शन अगर आप देखेंगे कि इसमें विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी है और पर्यावरण शिक्षा, इन तीनों का एकीकरण है। तो आपको ये बात समझ में आई कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन पेपर में इसको रिपीट किया गया है। तो आपको जो भी लग रहा है कि बहुत अलग से क्वेश्चन आते हैं, बहुत अलग से क्वेश्चन 4-5 ही आते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन जो आएंगे जो वो बहुत बार आ चुके हैं, उसको अलग अलग तरीके से ही सिर्फ पूछा जाता है। तो थीम वाला क्वेश्चन आपका एक फिक्स रहता है, एक ये वाला क्वेश्चन भी फिक्स ही रहता है, और उसके अलावा आकलन की जो तकनीकें होती हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो फिक्स रहता है। तो आपको बहुत अलग से कुछ नहीं करना होता इसमें। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधन पर सर्वेक्षण करने के लिए कहते हैं। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित किया जा रहा है। पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधन पर सर्वेक्षण करने की बात जो है वो शिक्षक करते हैं। तो इसमें हम बच्चों के अंदर कौन सी प्रक्रिया कौशल को विकसित कर रहे हैं। परिकल्पना बनाने को, समालोचनात्मक चिंतन करने के लिए, रिकॉर्डिंग या अभिलेख और सुनने के कौशल को विकसित करने के लिए। पूर्व अनुमान और रिपोर्टिंग भी नहीं है। और यहाँ पे अगर हम एक बार क्वेश्चन को मैं आपको फिर से दिखाऊं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ईवीएस के शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले ईंधन पर सर्वेक्षण करने के लिए कह रहे हैं। सर्वेक्षण में सबसे ज़्यादा हम अवलोकन तकनीक का यूज़ करते हैं, उसमें हम रिकॉर्ड भी करेंगे और सुनने के कौशल को भी डेवलप करेंगे। जब हम लोगों से बातचीत करेंगे, पूछेंगे क्या कैसे हो रहा है, तो उस तकनीक का भी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या हैं। आकलन के आवश्यक तत्व क्या है। इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। आकलन का उपयोग फैसला सुनाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि बच्चों में सुधार लाने के लिए, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। जो रचनात्मक आकलन होता है वो सीखने की स्थिति में शामिल होता है। अगला है कि यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। बिल्कुल सही है कि जिसके शिक्षण अधिगम में जो भी कमी है उसको खत्म करने की, उसको हटाने की गुंजाइश प्रदान करता है। ये बात बिल्कुल सही है। यह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार करने की कोई गुंजाइश प्रदान नहीं करता। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। गुंजाइश से प्रदान नहीं करता तो बिल्कुल ही गलत होगा। तो डी ऑप्शन तो कहीं पर भी नहीं होगा। तो आप डी ऑप्शन को जो है ऐसे ही हटा सकते हैं। आपको डी ऑप्शन को ऐसे ही हटा सकते हैं। तो आपके पास आंसर क्या बच रहे हैं, बी और सी ही आंसर आपको बच रहे हैं, क्योंकि ए भी आंसर नहीं होगा। तो ए अगर आप हटाएंगे तो आपको वैसे भी सी वाला ऑप्शन जो है वो आंसर में मिल जाएगा। तो हमने 80 नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो कर लिया। अब 81 नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुणाल ने कपड़ों की बंधेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है उसके अतिरिक्त है, मतलब कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इस वाला जो हम कारीगर को आमंत्रित करके बच्चों को बंधेज की रंगाई पर कार्यशाला करवा रहे हैं, वर्कशॉप करवा रहे हैं बच्चों को, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे उसका विकास नहीं होगा। मतलब चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऐसा उद्देश्य है जो कि इस पर्टिकुलर कार्य से नहीं मिल सकता, हमें ये कह रहा है। तो शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करे, ये बात ठीक है। हमें इससे रिलेटेड नहीं, हमें उसको देखना है। शिक्षार्थी टाई और रंगाई में उपयोग हुए तकनीकी की सराहना करे, ये भी सही है। मतलब हमें ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि अतिरिक्त पूछ रहा है। शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो वो
टीचर ने एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया है, किस लिए? क्योंकि वो बच्चों को बंधेज के बारे में, टाई एंड डाई के बारे में सिखा सके और स्थानीय भाषा सीखने में मदद करने के लिए ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। टाई एंड डाई को हाथ से करने का अनुभव प्रदान करना, तो ये सब उससे संबंधित एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन सी वाला ऑप्शन जो है वो उससे संबंधित नहीं है, इसलिए हमारा सी वाला ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या भी है। तो शिक्षार्थी से ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित कर सके। ये बात गलत नहीं है, लेकिन इससे बेस्ट ऑप्शन भी आपको मिल सकते हैं कि केवल विस्थापित शिक्षार्थियों का समूह बनाएंगे, तो केवल वाला ऑप्शन मैक्सिमम टाइम गलत ही होता है। और अगला है कि उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और तथ्य के रूप में स्वीकार कर लेना ये भी उतना सही नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सबसे सटीक है कि उन्हें अन्य विद्यार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे, उनकी दुख और तकलीफ को समझने की कोशिश करेंगे और वो समय के साथ धीरे धीरे हील हो जाएगा। लेकिन अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में क्या करेंगे? हम मदद करेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है वो बिल्कुल ही सही है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य क्या है? समुदाय को संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य क्या है? यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है, तो अनायास स्वीकार करने में मदद नहीं करता, ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में मदद करता है। बिना प्रश्न किए ऐसा भी नहीं है, एकदम निष्क्रिय तरीके से हमें फॉलो नहीं करना होता। समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और इसमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत भी है, ये बात बिल्कुल ही सही है। शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। समुदाय एक संसाधन के रूप में हम यूज़ करते हैं क्योंकि समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और उन्हें शामिल होने की ज़रूरत भी है। समुदाय को शामिल करने की ज़रूरत भी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें समाज से सीखने को मिलती हैं, जो कि हमें किताबों में देखने को नहीं मिलती। वो हमें अपने आस पड़ोस, अपने बड़ों से, अपने समुदाय से, अपने पड़ोसी से बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें उनसे भी सीखने के लिए मिलती हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही है। और 84 नंबर वाला क्वेश्चन है कि आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने के लिए कहा। यह क्रियाकलाप विकास करने में सहायक होगा, पूर्वानुमान लगाने में और गणना करने के कौशल में सहायक होगा। तो ये अब आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने के लिए कहा। यह क्रियाकलाप पूर्वानुमान लगाने और गणना करने में सहायक होगा। गणना में तो सहायक यहाँ नहीं हो रहा, आंकड़ों के अभिलेखन में सहायक होगा। अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ, भूदृश्यों को खींचने का कौशल बच्चों के अंदर डेवलप यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपको दिख रहा है कि सही है, क्योंकि अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ बच्चों के अंदर आएगी। मानचित्र खींचने से जो है वो बच्चे समझ पाते हैं। पोजीशन एंड ओरिएंटेशन को बच्चे जो है वो समझ पाते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशंस एंड ओरिएंटेशन को बच्चे जो है वो इससे समझ पाएंगे। जो भी पोजीशंस हैं, जब जैसे कि किधर लेफ्ट है, किधर राइट है, किधर, ये समझ पाएंगे। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है वो बच्चे मानचित्र बनाने से सीख पाएंगे। और अगला है कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप इसको लिख के ऐसे ही रख लीजिए। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये काम में आ जाएगा। ठीक, आप इसको लिख के रख सकते हैं ये क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा नहीं है? विद्यालयी ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना, ये तो है। एनसीएफ 2005 का जो 5 गाइडलाइन प्रिंसिपल हैं उसके बेस पे ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो विद्यालयी ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना, तो ये तो है, तो यहाँ पे नहीं वाला ऑप्शन पूछा जा रहा है। और सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे है, ये भी है, तो ये भी नहीं ऑप्शन नहीं हो सकता। परीक्षा को आसान बनाना और
पाठचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ना रह सके। ये भी एनसीईएफ की गाइडलाइन है, इसलिए ये भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं होगा। परीक्षा को आसान बनाना, ऐसी कोई गाइडलाइन वहाँ पे नहीं दी गई है, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा। हमें किससे बचना होगा? जानकारी एकत्रित करने के विभिन्न तरीकों के उपयोग करने से, अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से, आकलन के आधार पर समूह का उपयोग करने से, और उसके बाद आकलन करते समय तकनीकी भाषा का उपयोग करने पर। तो आपको समझ में आ रहा है कि बच्चे प्राइमरी लेवल के हैं, हमें वहाँ पे तकनीकी भाषा का यूज़ नहीं करना है, तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा कि आकलन करते समय तकनीकी भाषा का उपयोग करने से हमें बचना होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि हमें बच्चों को ज़्यादातर उनके लोकल लैंग्वेज में, मातृभाषा में, मतलब जो चीज़ें वो जानते हैं उनको उस तरीके से सिखाए जाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत तकनीकी भाषा का यूज़ करेंगे तो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर वाला क्वेश्चन है कि रोनाल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5 में कहानी दी गई है, जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया, मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन भी किया। तो रोनाल्ड रॉस की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को कहानियां लिखने के लिए प्रेरित करना। तो हम सीखने में मदद तो कर रहे हैं, लेकिन कहानियां लिखने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं बच्चों को। शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना, विज्ञान के इतिहास की सराहना करना। ये बात भी ठीक है, ये बात ठीक नहीं है। यहाँ पे इसे शामिल करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो ए हो गया और सी हो गया। यहाँ पे 3 ऑप्शन हमें लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए हो गया, ए तो था ही, और सी को भी हमने लिया था, और डी को, अच्छा सी क्या था कि शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे ए होगा, सी होगा और डी होगा। यहाँ पे कहानी लिखने के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा, तो आप बी ऑप्शन को अगर काट देंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि बी हर जगह है, बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे है। अगर आप बी काट देंगे तो आपको वैसे ही आंसर ए, सी और डी मिल जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते हैं। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप हो गया, यात्रा पर कविता हो गया, यातायात के साधनों पर प्रतिमान या मॉडल हो गया, और या फिर क्या हो गया, या फिर बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि बच्चों का अनुभव वाला ऑप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। बच्चों को आप अपने अनुभव सुनाने के लिए क्लासरूम में कह सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सबसे सही होगा। 89 नंबर वाला क्वेश्चन कि ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? आप सुनेंगे, उन पर अपने पाठ योजना तक सीमित रहेंगे, पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करेंगे, पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है। शिक्षार्थी अपने भिखारी के बारे में अपने अवलोकन को साझा करना चाहती है और साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते। तो एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को जवाब कैसे देना पसंद करेंगे? आप उसे सुनेंगे पर पाठ योजना तक सीमित रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बच्चे बहुत छोटे हैं। इस विषय को शिक्षार्थी के साथ अलग से चर्चा करेंगे या फिर उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इसकी चर्चा करेंगे? तो बिल्कुल सही है कि इसकी अवलोकन की सराहना करेंगे हम, और पूरी कक्षा में इस बात पर चर्चा भी करेंगे कि हाँ क्या स्थितियाँ हो सकती है और क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जाते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ों पर बात किया जा सकता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि
खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं क्योंकि वे कक्षा की एक रस्ता से विराम प्रदान करते हैं। वे शिक्षार्थियों को मजे करने का समय प्रदान करते हैं। वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने देते हैं। इनका कक्षा में संपादन करना आसान होता है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, वो बिल्कुल ही सही होगा। बच्चे जहाँ पे अपने आप पैटर्न खोजेंगे वही ऑप्शन जो है बेस्ट होगा, क्योंकि बच्चे वहाँ पे इंगेज होंगे और वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी होगी वो। तो आज हमने 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया और ईवीएस पेडागोजी हमारा पूरी तरीके से समाप्त हो गया। 2021 और 22 का क्वेश्चन पेपर और 2011 से लेके 2019 तक की मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आप अगर इसको देख के कंप्लीट कर चुके हैं तो आप उसको भी जरूर देखें, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो 23 क्वेश्चन पेपर आपके पास थे और उसके बाद 15 क्वेश्चन थे। तो आपके पास 23 क्वेश्चन पेपर थे और उसके बाद 15 क्वेश्चन था। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 345 क्वेश्चन आपको सिर्फ ईवीएस पेडागोजी को देखने के लिए मिले। और इसके बाद मैंने 2011 से लेकर 2019 के जितने भी क्वेश्चन पेपर करवाए हुए हैं, मतलब कि 10 साल में हर साल 2 पेपर हो रहे थे, तो मतलब कि 20 क्वेश्चन पेपर आप मान के चलिए कि वो भी होंगे और उसमें भी आप 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 300 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, मतलब 645 क्वेश्चन। 645 क्वेश्चन अगर आप 15 क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सही होगा। अगर पूरा मतलब 2-4 क्वेश्चन इधर उधर आते हैं तो भी आप उसको प्रैक्टिस के बेस पे, आप उसको एलिमिनेशन मेथड के बेस पे, अपने प्रैक्टिस करने के तरीके के बेस पे आप उसको सही कर लेंगे। तो अगर आप हर सब्जेक्ट की इसी तरीके से प्रैक्टिस करके जाएंगे, यकीन मानिए आपका अच्छे नंबर से होगा, 120 प्लस ही नंबर आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।